નમસ્કાર, હું છું મનીષ. આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ. ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વખતે વિધાનસભાના જંગ માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહી છે. કારણ કે ભાજપ માટે ગુજરાત એક લેબોરેટરી છે અને આ લેબોરેટરીમાં જ ભાજપ આ વખતે જીતવા માટે ગુજરાત સહિત દેશના કેટલાક સ્ટાર પ્રચારકોને મેદાનમાં ઉતારી રહી છે. અને સ્ટાર પ્રચારકોના જ પૈકી કેન્દ્રના સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રી, रमत-गमत मंत्री हमारी साथ जुड़ाई गया है, अनुराग ठाकुर जी. स्वागत है सर आपका. धन्यवाद. सर जी, सबसे पहला सवाल ये कि कैसा लग रहा है इस बार का गुजरात का माहौल? गुजरात की जनता सदा भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखती है. नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हो, देश में या प्रदेश में सदा साथ में खड़े रहे और ये विश्वास ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत दी है कि पिछले 3 दशकों में गुजरात को नंबर 1 राज्य बनाने में कामयाब हुए. आप अलग अलग क्षेत्र चुनेंगे, आप देखेंगे गुजरात ने कैसे नए आयाम स्थापित किए हैं. और मैं तो ये कह सकता हूँ, भाजप ने राजमा, गुजरात मजामा. मजामा. सर, 2 चीज़ें हैं इससे कि एक तो 89 बैठक पर एक साथ में इतना फोर्स लगा के भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, उसके 2 मायने हैं. एक तो है आक्रामकता और दूसरा ये है कि जो विरोधी है वो बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है. तो किस मायने में इसको देखा जाए सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव बड़ी गंभीरता से लड़ती है और लोकतंत्र में लोगों के पास वोट देने की जो ताकत है, ये तो हम जनता का आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा मिले, रिकॉर्ड सीटें जीतकर इस बार विजय हो, प्रचंड विजय हो, ये सुनिश्चित हमें करना है. और जनता ने जो शानदार काम केंद्र में नरेंद्र भाई का और प्रदेश में भूपेंद्र भाई का देखा है, तो ये डबल इंजन की सरकार को राज्य में वापस चाहते हैं, ताकि हमारा गुजरात, जो चाहे निर्यात का क्षेत्र हो, जल व्यवस्था की बात हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्रों में भी नंबर 1 बना है, हम उसको नंबर 1 ही रखें. और गुजरात मॉडल जिसको देश के अन्य राज्य फॉलो करते हैं, आज न केवल देश बल्कि दुनिया भर में गुजरात मॉडल की बात कही जाती है, इसको और ताकत और बल दें और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएं. सर जी, गुजरात के साथ साथ आपके गृह राज्य हिमाचल में भी चुनाव है. 3.5 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड चल रहा है. क्या इस बार ये परंपरा यथावत रहेगी या फिर टूटेगी? हम पिछली बार भी हिमाचल का चुनाव वोटिंग करवा के गुजरात में आए थे. हिमाचल भी जीते, गुजरात भी जीते. अब की बार हिमाचल गुजरात दोनों में कमल खिलने की तैयारी है. और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, गोवा हो, चारों राज्यों में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी. उत्तराखंड में कभी नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, वहाँ पर भी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. लोगों को एक बात का विश्वास हो गया मनीष जी, कि भाजपा की पहचान सुशासन, विकास और गरीब कल्याण. तो पहाड़ी में एक बार फिर से कमल खिलेगा? निश्चित तौर पहाड़ी पे भी खिलेगा और गुजरात में भी हर तरफ खिलेगा. गुजरात में सर इस बार चुनाव 3 मोर्चों पर है. ये जंग 3 मोर्चों पर है. हालांकि प्रदेश के नेता कहते हैं कि सिर्फ 2 ही हमारे सामने विकल्प हैं, भाजपा और कांग्रेस, और हमारा सीधा जंग जो है वो कांग्रेस के सामने है. देखिए, आप क्या देखते हैं कि इस बार के चुनाव में 3? हाँ जी सर. मनीष जी, गुजरात की जनता बहुत समझदार है. देखिए, वो जानते हैं कि किस तरह की झूठ की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है. पंजाब में बड़े बड़े वायदे किए थे, 3 महीनों में 70 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो गई और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को 2 महीने में भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा. पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं. ये 3-4 महीने में इनकी पोल खुल गई. अब दिल्ली की बात करूं तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, 5 महीने से जेल में है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट बांटते नहीं फिरते थे कि बहुत ईमानदार है, उसको कोर्ट से जमानत तक नहीं मिल पाई. दूसरे उनके उप मुख्यमंत्री, कहने को तो शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं. शिक्षा पे कम, शराब घोटाले पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. और क्यों? किंग पिन तो अरविंद केजरीवाल जी हैं. बात बड़ी यह है कि 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी फाइल साइन नहीं की, एक भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा. अपने सहयोगियों को फंसाते गए, एक के बाद दूसरा छोड़ता चला गया, लेकिन खुद किंग पिन के नाते कभी ना डिपार्टमेंट रखा, ना कोई फाइल साइन की. अब मैं आता हूँ कांग्रेस पर.
कांग्रेस की यह हालत देश भर में है कि राहुल गांधी जी ना हिमाचल के चुनाव में अपने दर्शन दे पाए, अब गुजरात के चुनाव से भागने की तैयारी कर रहे हैं। उनको लगता है दोनों चुनाव हारने तो है ही हैं, क्यों ना ठीकरा नए अध्यक्ष के सिर पर ही फूटे। और ऐसी यात्रा चल रही कि जहां पर भारत जोड़ना तो छोड़ो, बहन भी उस यात्रा में अब तक जुड़ नहीं पाई हैं। तो आप कल्पना कीजिए जुड़े कौन? टुकड़े टुकड़े गैंग जो नारे लगाते हैं भारत के टुकड़े हों हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो राहुल गांधी जी के साथी हैं। जो पोस्टर चिपकाते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, तो क्या देश के नामो निशान मिटाने वाले राहुल गांधी जी के मित्र हो गए? ये भारत जोड़ेंगे कि तोड़ने वालों में से? और दूसरा, हिंदू आतंकवाद की बात तो राहुल गांधी जी करते थे, आज भगवान टोपी पहनते हैं। कभी सावरकर जी के बारे में एक बयान तो कभी दूसरा बयान। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस को एक परिवार से आगे कुछ नहीं दिखता। ना उनको कभी सरदार पटेल, ना कभी उनको सरदार पटेल दिखाई दिए, ना कभी उनको भीमराव अंबेडकर दिखाई दिए, ना कभी उनको वीर सावरकर दिखाई दिए। उनकी तो किताबों में भगत सिंह को भी एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता। तो आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस के लिए एक ही परिवार है, जैसा वो किसी समय में कहते थे, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो उनकी तो बात यहीं तक सीमित हो जाती है। एक ही परिवार जो देश से भी पहले और पार्टी से भी पहले है। सर, इस बार जो है वो खासतौर पर भारत जोड़ो की यात्रा की बात जो है वो गुजरात में नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में उनकी यात्रा आती है तो दो जो उनके खासतौर पर जो कार्यक्रम रहे उससे बहुत ही चर्चा जगी और गुजरात में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो हमलावर हो गए। एक था वीर सावरकर का मुद्दा और दूसरा आज उन्होंने एक फोटो बाहर आया जिसमें मेघा पाटकर के साथ वो दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बन गया भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में इस चुनाव में। देखिए, कुछ लोग वो हैं जो नर्मदा बांध बनाना चाहते थे, गुजरात का विकास करना चाहते थे और उसका आपने देखा भी। कुछ लोग वो हैं जो नर्मदा का विरोध करते थे। गुजरात की जनता को तय करना है, गुजरात के विकास के साथ हैं कि विरोध करने वालों के साथ हैं, देश के टुकड़े करने वालों के साथ हैं कि देश को नए नाम और मान सम्मान देने वालों के साथ हैं। बड़ा स्पष्ट है, अगर देश के टुकड़े वालों के साथ जाना है, नर्मदा का विरोध करने वालों के साथ जाना है, सरदार पटेल को उनका स्थान ना देने वालों के साथ जाना तो कांग्रेस के साथ चले जाइए, और अगर देश का मान सम्मान बढ़ाने वालों के साथ जाना है तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ, गुजरात के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। नर्मदा सर जो मुद्दा है खासतौर पर गुजरातियों के सेंसेशन से जुड़ा मुद्दा है खासतौर पर, क्योंकि नर्मदा जीवादोरी है गुजरात की, और ऐसे में जब इस पर राजनीति होती है तो इसको बहुत गंभीरता से ली जाती है। सर, लेना भी चाहिए, क्यों नहीं। जी सर, पर महंगाई पर चर्चा नहीं होती इस बार के चुनाव में। सर, किस पे नहीं होती? महंगाई पर चर्चा नहीं जितनी मर्जी चर्चा कीजिए जी। कांग्रेस के ज़माने में जब दुनिया में कहीं युद्ध नहीं था, कहीं पे महामारी नहीं थी, तब महंगाई की दर 13 से 14% थी सन 2013-14 में। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब दुनिया में तेल के दाम भी कम थे। लेकिन आज दुनिया में एक और युद्ध चल रहा है, तो कहीं महामारी की मार चल रही है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है। उसके बावजूद भी भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जो बड़ी इकॉनमीज की अगर मैं बात करूं, और भारत में महंगाई दर भी 7.5% पर है। अगर दुनिया के मुकाबले देखेंगे, जिन देशों में कभी 40 साल तक महंगाई नहीं हुई, वहाँ पे 3-3 गुना महंगाई है। तो दुनिया ने तो स्वागत किया है कि मोदी सरकार ने जो काम किए, चाहे वो निर्यात बढ़ने की बात हो, या फिर हमारे यहाँ पे निवेश बढ़ने की बात हो, या फिर नए उद्योग लगने की बात हो, या फिर महंगाई को कंट्रोल करने की बात हो, सब तरफ मोदी सरकार की तारीफ हो रही है। और मुझे लगता है शानदार काम जो मोदी जी ने किया है, उसका लाभ हमें गुजरात में भी मिलेगा। सर, दिग्विजय सिंह गुजरात में आते हैं और एक आरोप लगाते हैं कि आज मोरबी में 3-3 राज्य के मुख्यमंत्री थे, एक भी पीड़ित के घर तक नहीं गए, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोरबी की दुर्घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जो ओसामा जी कहते थे, हिंदू आतंकवाद कहते थे, जो बाटला हाउस कांड के जो आतंकवादी थे उनके घरों में भी इनके जो दिग्गज नेता कांग्रेस के सोनिया गांधी जी के साथ जाते थे। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, उनका तो इतिहास खंगाल कर देखिए, वो देश के साथ कब खड़े होते थे। उनके बयान
चुनाव के समय ऐसे आते हैं कि बांटो और वोट पाओ। सर एक निजी सवाल है, जब आप भाजपा के बारे में एक बोल रहे थे और एक आपका वीडियो जब सामने आया तो बोलते बोलते अचानक से आप भावुक हो गए। निश्चित तौर पर मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जहां एक कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है, कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री भी बनता है, और वही कार्यकर्ता जहां पे चुनाव हारा हो 1.5 साल के अंदर वहां पर 29,000 की लीड, 29,000 की लीड भी दिलाता है। तो ऐसे कार्यकर्ता जो हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार थे, 5 वर्षों में खूब मेहनत की, उनका जोश देखकर लगता था कि मानो इन्होंने तय कर लिया कि इस बार जीत दिलाएंगे। कहीं ना कहीं उसने बहुत भावुक भी किया। वो पल भी ऐसा था कि उन जोशीले कार्यकर्ताओं के बीच में महिलाओं युवाओं के बीच में जाने का अवसर मिला, फौजियों के बीच जाने का अवसर मिला, जो किसी भी रण को जीतने के लिए तैयार थे। और हमने तो उस रण में कैप्टन रंजीत को ही उतारा था। वो भी जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। क्योंकि आपकी शालीनता और सादगी दिखती है। एक और भी वीडियो था जिसमें आप एक बस को धक्का लगाते थे। लेकिन गुजरात की जब बात करते हैं तो सर वो कार्यकर्ता जो ग्रास रूट पर मेहनत करता है वो टिकट के लिए बार बार कोशिश करता है, क्योंकि वो भी ग्रास रूट पर मेहनत करता है, लेकिन टिकट वो ले जाता है जो कांग्रेस से आता है गुजरात में। ऐसे इस बार जो है वो 21 उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं। सर निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती होंगी कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन हर किसी को टिकट नहीं मिल सकता। बहुत सारे ऐसे जिन्होंने जीवन खपाया पार्टी को बनाने के लिए बगैर कुछ मांग रखे, क्योंकि विचारधारा के लिए काम करते हैं, देश के लिए, देश के निर्माण के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती सेवा करने की भावना से आती है। जो दूसरे दलों से भी आए, अगर वो जीतने की क्षमता रखते हैं तो पार्टी उसको तय करती टिकट देने के लिए, और वहाँ के कार्यकर्ता से बात भी की जाती है कि कुल मिलाकर पार्टी के, प्रदेश के और देश के हित में निर्णय लिए जाते हैं। सर कुछ बुजुर्ग नेता थे यहाँ के, एक समय में वो सरकार कहा करते थे लोग उनको, वो लोग इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हैं। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का अब तक का कार्यकर्ता रहा, एमएलए चुना गया, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस बार कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वो ताल ठोक के भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं आज पहले दिन यहाँ पर आया हूँ। जी, पर ऐसे में सर सवाल ये है कि जो कार्यकर्ता रहता है ग्रास रूट पर, उसके मनोबल की जो बात की जाए तो वो सवाल है मेरा खास तौर पर, क्योंकि वो काम करता है पार्टी के लिए, और जब टिकट की बात आती है तो फिर अचानक से वो कांग्रेस के कोई आ जाता है, या फिर उनको ऐसा बोला जाता है कि आपको सिर्फ संगठन के लिए काम करना है। हमारे पार्टी के अगर आप कार्यकर्ता देखेंगे तो पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, पालक, बीएलए से लेकर पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख तक आपको दिखेंगे, पन्ना समिति तक भी है। हर कार्यकर्ता टिकट की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन हर कार्यकर्ता पार्टी को जीता देखना चाहता है ताकि हम प्रदेश की सेवा और देश की सेवा कर सकें। हाँ सर, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है। एक ब्रॉडकास्टिंग को लेके राज्य सरकारों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, सर क्या वजह है उसके पीछे? नियम के अनुसार ही लगाया जी। अच्छा, ओके सर। ओटीटी को लेके क्या प्लान है सरकार का सर आने वाले चुनाव के बाद इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच, आप हमारे साथ जुड़े, सारे सवालों के जवाब दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। તો આ હતા કેન્દ્રીય મંત્રી અને યુવા નેતા અનુરાગ ઠાકુરજી, જેમણે તમામ સવાલોના જવાબ આપ્યા અને સાથે સાથે એ પણ કહ્યું કે ગુજરાતમાં આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દમ લગાવીને બની રહી છે। નમસ્કાર।